नमस्कार मित्रों। आगामी 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपनी वर्तमान राशि जो मेष है उसको बदलकर वो 12 नंबर यानी कि मीन राशि में जाने वाले हैं और उसका क्या प्रभाव होगा 12 भावों पर सभी राशियों के लिए उसका हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए चर्चा की है। आइए आज हम जानते हैं कर्क राशि के जातक यानी जिसे अंग्रेजी में कैंसर भी बोलते हैं, उन लोगों के लिए यह समय कैसा बीतेगा। नवम भाव जैसा कि आप जानते हैं धर्म का होता है, पिता का होता है, अध्यात्म का होता है, विदेशी कल्चर का होता है, मतलब दूसरों की परंपरा का होता है। यदि अपनी परंपरा में लोग ना रहें तो दूसरे परंपरा की ओर रुझान हो जाता है, उसका होता है। साथ ही साथ आपके भाग्य का होता है। यहाँ पर राहु का गोचर मिश्रित परिणाम देता है, अर्थात यह आपको तीर्थ यात्रा कराएगा, विदेश यात्रा करा सकता है। अब देखिए यहाँ पर विदेश से तात्पर्य मैं पहले भी बता चुका हूँ, विदेश मतलब कि अपने पैतृक स्थान से दूर कहीं भी, वो सिर्फ विदेश कहते थे पुराने ज़माने में। आज भी वही स्थिति है, बस राष्ट्र का कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कंट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा अलग अलग ले लिया जाता है। तो समझिए अपने जन्म स्थान से दूर कहीं भी आप यात्रा करना चाहते हैं, आपके मनोरथ हैं, तो आपके यात्रा के योग बनेंगे और आप जाएंगे। दूसरा उच्च शिक्षा का देखिए तो नवम भाव से हम उच्च शिक्षा का देखते हैं, तो ऐसे लोग जो उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, अपने अपने स्थान से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सही समय है। आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी यह अनुकूल समय है। लेकिन यदि आप धर्म को मान रहे हैं तो उसे वैदिक रीति रिवाज से देखिए। यहाँ पर चूँकि राहु बैठा है वो मलिक्ष प्रवृत्ति का होता है, तो वो धर्म को मानने में थोड़ा एक अलग एंगल ले आता है। आप हो सकता है कि वैदिक रीति से अलग हटकर अपने दृष्टिकोण अपना बना ले धर्म के प्रति। तो यहाँ ये चीज़ें होती हैं। हालांकि माता पिता से जुड़े मामलों के लिए नवम भाव का राहु बहुत अच्छा फल नहीं देता है। यहाँ पर भाई बंधु आपके छोटे भाई बंधु होंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर नवम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव यानी छोटे भाई बहनों को देखेगा, पराक्रम शौर्य को देखेगा। तो आपके शौर्य पराक्रम को बढ़ाने का कार्य करेगा वो, क्योंकि कन्या राशि पर देखेगा। लेकिन हो सकता है आपके भाई बहनों से थोड़ी फ्रिक्शन हो, थोड़ी घर्षण हो, क्योंकि शौर्य पराक्रम वगैरह व्यक्ति का बढ़ता है, अपना विचार बनता है, तो विचारों में मतभेद आते हैं। तो यहाँ पर मतभेद को गहरा नहीं कीजिएगा, सिर्फ विचारों में मतभेद रखिएगा, मनभेद नहीं होने दीजिएगा। अपने धर्म परंपरा से भी हट जाने का योग बनता है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया आप आध्यात्मिक तो होंगे, लेकिन राहु चूँकि दूसरी धर्म का रिप्रेजेंट करता है वो कुंडली में, ग्रहों में, तो आपको दूसरे धर्म के प्रति भी आसक्ति होगी, उनके बारे में जानने की भी दिलचस्पी होगी। लेकिन उसके प्रति ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाना है, आपको अपने धर्म की तरफ रुझान रखना है, उसके अच्छे चीज़ों को लेना है। यदि आप दूसरे परंपरा से लेना ही चाहते हैं तो उनकी अच्छे चीज़ों को लीजिए, जिसको आप अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। पिता से अनबन होने के यहाँ पर योग बनते हैं, लेकिन पिता का आशीर्वाद आप लेते रहिए, अनबन जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप यदि तंत्र साधना वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगा। यहाँ पर विवाह का संभावना ऐसे व्यक्ति की बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा विवाह किसी दशा में होता है तो वो राहु की दशा में ही होता है। तो अगर राहु की आपकी दशा, मतलब दशा भी अनुकूल चल रही हो और अभी राहु नवम भाव में है भी, तो यहाँ पर विवाह के अगर आप प्रयास कर रहे हैं, इच्छुक हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़िए। विवाह होने के यहाँ पर पूर्ण योग बन रहे हैं। तीर्थ यात्रा भी होगी। पत्नी, यदि आपका विवाह हो चुका है तो यहाँ से पत्नी से अनुकूलता भी आएगी, या फिर आपके छोटे भाई बहनों का विवाह हो सकता है। मतलब आपके घर में मांगलिक कार्य यहाँ पर होने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि तीसरा भाव आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। ये यहाँ पर अभी तक तो मैंने अच्छे फल बताए। अब यदि यहाँ पर आपका खराब दशा चल रहा है कुंडली में और राहु कहीं से थोड़े पीड़ित हो गए, तो आपको, आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा, बेकारी में घूमना होगा। मतलब कि जो व्यर्थ का घूमना होता है वो, या का घूमना जिसे हम बेकारी कहते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर नवम भाव में आप राहु बैठा है तो अपने चरित्र पर आप अंकुश रखिएगा, अन्यथा आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, और वो भी राहु है तो आप समझिए कि दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। भाइयों में झगड़ा होकर बंटवारा आदि का फल यहाँ पर मिल सकता है।
तो राहु का नवम भाव में गोचर जो है उसका आप संपूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिए, अर्थात विदेश से संबंध बना के या फिर तीर्थाटन करके या फिर अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस प्रकार उसको अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी खराब प्रभाव हैं उनको मिनिमाइज़, उनको कम करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जीवन सुगम हो। आप यदि विदेशी भाषा सीखने के भी इच्छुक हैं तो उसमें भी आप पारंगत हो सकते हैं, उसमें आपको रुचि बढ़ेगी और उसको सीखिए, दूसरे भाषा सीखिए, क्योंकि राहु ज्ञानवान भी था, शक्तिवान भी था। तो आप राहु के ज्ञान को लेने का प्रयास कीजिए। उसके जो पंच इंद्रियाँ होती हैं, पंच इंद्रियों के जो सुख होते हैं, याद रखिए आँख जो देखता है वो बोल बता नहीं सकता, और मुंह जो बोलता है वो आँख मतलब जो बोलता है वो तो व्यक्त नहीं कर सकता है आँख। तो इसी प्रकार जो 5 इंद्रियाँ हैं सबकी अपनी अपनी चाहतें होती हैं, लेकिन वो कभी भी सुख वो ले नहीं पाते हैं, सुख का भ्रम बना रहता है वो। तो यही है कि आदमी भ्रम में पड़ा रहता है कि हमें ये सुख चाहिए, हमें वो सुख चाहिए, लेकिन सुख जो है वास्तविकता में जो 5 इंद्रियाँ लेती हैं, वो जो इंद्री जैसे मान लीजिए जीभ का टेस्ट ले रहा है तो वो तो मन प्रसन्न हो रहा है ना, जीभ थोड़े ही टेस्ट ले रहा है। तो इसी प्रकार चीज़ें होती हैं कि जो आपके पास है उसका आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप धार्मिकता की ओर बढ़िए और जीवन अनुकूल कीजिए। मिलेंगे सिंह राशि के वीडियो के साथ, आपके लिए कैसा बीतेगा, और अपना आशीर्वाद दीजिए। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।